नमस्कार दोस्तों, ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है। इन दो लाइंस के साथ आगाज करते हुए मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं भारत के सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। हमारा चैनल केमिस्ट्री 101, जिसमें टॉप एजुकेटर्स क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके लिए जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस लाते हैं। और आज हम लोग आपके साथ बहुत लंबे समय तक चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं और आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। केमिस्ट्री 101 हमारा चैनल है बच्चों, जिसमें हम और आप मिलकर के प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेईई। टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 15 ईयर्स। फुल टाइम एजुकेटर हूँ। कंसेप्चुअल अप्रोच बच्चे पसंद करते हैं और मैं कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ पढ़ाना पसंद करता हूँ। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अनअकैडमी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा बात करूंगा कि इसमें फ्रीडम ऑफ स्टडी है। आप कितना भी टाइम के लिए कहीं पर भी किसी भी वक्त पढ़ाई कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट आप अपने क्विज में पार्टिसिपेट करके, लाइव क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए और सेल्फ असेसमेंट कीजिए। ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी देखिए, पोलिंग और लीडर बोर्ड में अपने आप को पार्टिसिपेट करके देखिए कि कहाँ पे आपका पोजीशन है। इंडिपेंडेंट रहिए अपने मेंटर को सेलेक्ट करने के लिए। स्टडी करिए इंडिया के टॉप एजुकेटर से और इंडिपेंडेंट रहिए। आप इंडिपेंडेंसी है कि आप एक से ज्यादा टीचर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई फोर्स नहीं है किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ने के लिए। टारगेट बैचेस ज्वाइन कीजिए, इसमें टीम वर्क के साथ आपके साथ कोर्स खत्म किया जाता है। और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड सेशंस और लाइव सेशंस का एंजॉय कीजिए। हेजिटेशन बिल्कुल मत कीजिए क्वेश्चन पूछने में। फोटो खींचिए और भेज दीजिए तुरंत लाइव क्लास में ही अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। पीडीएफ आपको सारे सेशंस का अवेलेबल रहेगा। एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कोई सिक्योरिटी आप इनसिक्योर मत रहिए अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए। आप इनसिक्योर होते हैं तो कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। इम्प्रॉपर और अनहाइजेनिक फूड से आप इनसिक्योरिटी है आपको, वो भी घर बैठे नहीं होगी। कोई बैड हैबिट अडॉप्ट करने का चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है कि कहीं बाहर बच्चा हमारा हरेस हो। कोई चिंता नहीं है कि बाहर आने जाने में टाइम वेस्ट होगा। कोई चिंता नहीं है एक्स्ट्रा कन्वेंस में पैसा खर्च करने की, फूडिंग लॉजिंग में खर्च करने की, और बीमारियों की वजह से भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। कोई टेंशन नहीं है कैरियर काउंसलर की, क्योंकि अनअकैडमी सब कैरियर काउंसलिंग खुद करता है। कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, बल्क पेमेंट कर लिए। कोई इतनी फी कम है कि फी भी बड़े आसानी से टुकड़े टुकड़े में पे की जाती है, यानी आप अपने आराम से ईएमआई में पे कर सकते हैं। अपने डाउट्स को आप मुझे केमिस्ट्री 101 के चैनल के लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट है किसी टॉपिक पर, उस टॉपिक को आप लिख दीजिए, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। फ्री स्पेशल क्लासेस मिलती हैं यहाँ पर, वो आपको मिल जाएंगी। और केमिस्ट्री 101 टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने पर आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। कैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों? अनअकैडमी डाउनलोड करिए लर्निंग ऐप, उसके बाद से आप फॉलो कीजिए, आप सारा फिल कीजिए, ओटीपी वगैरह आपको मोबाइल पे नंबर पे आ जाएगा। अपना कोर्स सिलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए और वहां पर जाकर के AM001 भरिए, जिससे आपको 10% तुरंत सारा कोर्स का फी स्ट्रक्चर कम हो जाता है। और अपना पेमेंट मेथड चुन लीजिए। नो कॉस्ट EMI इज द बेस्ट ऑप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं हमको बच्चों। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कोई चीज बताने जा रहे हैं। बहुत ही आपको स्ट्रक्चर्ड वे में जो भी आपका कोर्स है उस हिसाब से ही आपको पढ़ाया जाता है। लाइव टेस्ट और डेली क्विज क्लासेस होती हैं। इसकी फी स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। 6 महीने का कोर्स जो है 25,200 रुपए में है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, और 1 साल का 12 महीने का 34,650 रुपए के लिए। अब मेरा कोड यूज करते हैं AM001, आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाता है बच्चों। 10% का डिस्काउंट तुरंत मिलता है। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन उन लोग के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पर्सनल कोच चाहते हैं कि जो उनकी टेस्ट का एनालिसिस करता रहे और उनके स्टडी को प्लान करे, उनका टाइम टेबल बनाए और ये चेक करे कि वो कहां कहां गलतियां कर रहे हैं। तो उनके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार है। AM001 मेरा कोड है, आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। इसका फी स्ट्रक्चर है बच्चों 58,500 रुपीज 1 साल के लिए और 34,200 रुपीज 6 मंथ के लिए। आइकॉनिक और प्लस में, आइकॉनिक में प्लस की जो सुविधाएं होती हैं वो तो मिलती हैं। एक्स्ट्रा जो मिलती हैं वो पर्सनल कोच, स्टडी प्लान, एक्सपर्ट गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस मिलते हैं। ठीक है बच्चों। अनअकैडमी कॉम्बैट शुरू हुआ है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके और बहुत ज्यादा लक्रेटिव आप प्राइजेस जीत सकते हैं। फर्स्ट प्राइज इसमें है बच्चों एप्पल का मैकबुक एयर, सेकेंड प्राइज एप्पल iPad मिनी, थर्ड प्राइज एप्पल एयरपॉड्स हैं और टॉप 100 रैंकर्स को 1000 रुपीज का अमेजॉन वाउचर दिया जाएगा। तो बहुत शानदार है। इसमें 11th 12th और 12th पास बच्चे ले सकते हैं। ये आप इसको एनरोल कर लीजिए फटाफट और इसमें आप इंटरेक्ट कीजिए। 28 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 7-7 क्वेश्चन का
4 सेट बनेगा और इसको आप लीजिए, आप एग्जाम इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और इसका जो सिलेबस है 11th के लिए, देख लीजिए नीचे सिलेबस केमिस्ट्री का दिया गया है, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री 11th के लिए, पीरियोडिक टेबल 12th पास आउट के लिए, और 12th वालों के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए आज हम लोग अपना केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चंस कर रहे थे, और क्वेश्चंस में ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे थे और उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन नहीं कहेंगे, आज के दिन का पहला क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हम करते हुए चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जरा करिएगा, नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन आर लोकेटेड इन। नोडल प्लेन, पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन जो होता है वो कहां लोकेट होता है? पहला ऑप्शन है ऑल आर इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, दूसरा ऑप्शन है 1 in molecular plane and 2 in the plane perpendicular to the molecular plane which contains CC sigma bond, 2 in molecular plane and 1 in plane perpendicular to the molecular plane with the CC sigma bond and CS sigma bond perpendicular to the molecular plane which bisect benzene ring to equal half। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग ये है, ऐसे बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर सारे p ऑर्बिटल्स हैं, और p ऑर्बिटल को जो परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट करती है वही इसकी नोड होती है। तो नोडल प्लेन अगर देखा जाए बच्चों, तो नोडल प्लेन है क्या? जो p को यहां से बाइसेक्ट कर रही है, ये है नोडल प्लेन, यानी जो बेंजीन रिंग की प्लेन है वही नोडल प्लेन है। बेंजीन रिंग की जो प्लेन है वही नोडल प्लेन है इन सारे p ऑर्बिटल्स की, है ना? दिख रही साफ साफ। तो ये है मॉलिक्यूलर, और यही बेंजीन रिंग की जो प्लेन होती है इसी को मॉलिक्यूलर प्लेन कहते हैं। तो नोडल प्लेन जो होगा बच्चे वो क्या होगा? सारा का सारा मॉलिक्यूलर प्लेन में ही लाई करेगा। मॉलिक्यूलर प्लेन मतलब जिस प्लेन में मॉलिक्यूल लाई कर रहा है। तो मॉलिक्यूल यानी जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है वो किस प्लेन में लाई कर रहे हैं? वो यही सिग्मा बॉन्ड, यही प्लेन है, तो यही मॉलिक्यूलर प्लेन है। और इसमें जो नोड्स हैं, नोडल प्लेन भी यही है। आप देखिए नोड्स इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी नोड अगर देखा जाए, यानी प्लेन ऐसा प्लेन जो नोड को कट कर रहा है, जो नोड पर लाई कर रहा है। p ऑर्बिटल, देखिए p ऑर्बिटल ऐसा होता है, और ये जो लाइन है, ये जो प्लेन है जो कि यहां से कट कर रही है, जो कि p ऑर्बिटल को बीचों बीच से कट कर रही है बच्चों, ये प्लेन जो होती है यही नोडल प्लेन कहलाती है, क्योंकि ये उस प्लेन पर लाई करती है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। तो नोडल प्लेन वो प्लेन है, वो एरिया है, वो 2 डायमेंशनल एरिया है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए। ठीक है बच्चों, तो नोडल प्लेन क्या होता है? वेयर देर आर नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं हो। ठीक है बच्चों, ये आपका नोडल प्लेन हो गया। तो ये इसका ऑप्शन है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए मैंने यहां बताया है इस क्वेश्चन में कि प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन। तो ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल के लिए देखिए नोडल प्लेन आपको दिख रहा है, एक नोडल प्लेन दिख रहा है p ऑर्बिटल के लिए, और d ऑर्बिटल के लिए 2 नोडल प्लेन होंगे, क्योंकि इसमें डबल डंबल होता है। तो डबल डंबल शेप होने की वजह से इसमें 2 प्लेन्स होते हैं। देखिए यहां पे मैंने दिखाया है, एक येलो वाला प्लेन है और एक ये प्लेन है। तो ये दोनों ही क्या हैं? नोडल प्लेन्स हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नोडल प्लेन d ऑर्बिटल में 2 प्लेन्स होते हैं नोडल प्लेन, और p ऑर्बिटल में एक ही प्लेन होता है, 1 नोडल प्लेन। और इसमें 2 नोडल प्लेन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर किसमें होता है? आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट बताइए।
फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर बताना है, किसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, ठीक है। तो मैं अब बताता हूं आप लोगों को किस तरह से इसका निकालेंगे। देखिए, इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको जानना जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा कि 2 कैटेगरी हैं इसमें, 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है जो कि नाइट्रोजन तक है, यानी लिथियम Li2 से लेकर के N2 तक, और एक कैटेगरी है जो O2 से लेकर के Ne2 तक, यानी सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड। तो इसमें जो है बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि आप स्कॉर्पियन, एक स्कॉर्पियन टाइप का मैंने बताया था। एक्चुअली वो स्कॉर्पियन मैंने इसलिए बोल रहा हूं कि वो लगता है बिच्छू की तरह, लेकिन वो स्कॉर्पियन मैं आपको एक्चुअली वो ऑर्बिटल्स है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सिग्मा 1s है। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने को आ जाए तो आप इस तरह से लिखेंगे। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है बच्चों। तो कई सारी चीज सीख लेंगे। तो जो बच्चे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं जाने हैं वो इसी 2 मिनट के ही नॉलेज से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर सकते हैं, हर क्वेश्चन कर सकते हैं। जरा बस 5 मिनट ध्यान से देखिएगा, आप लोग 5 मिनट ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, एक्चुअली ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये 1s और 1s, 2 एटम के 1s क्या रहे होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो कि खत्म हुए हैं। तो क्या बने हैं बच्चों? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं, ठीक है। ये 2s रहे होंगे, कौन? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि खत्म हुए हैं। तो क्या बने हैं बच्चों? सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, जो कि निगेटिव ओवरलैप यानी आउट फेज ओवरलैप से बनते हैं। एक होता है साई ए प्लस साई बी, मतलब कि ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है जो कि बॉन्डिंग देता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देता है। और साई ए माइनस साई बी जो कि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप कहलाता है बच्चों, वो देता है क्या? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, जिसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इसकी एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, और वो इसीलिए क्या होता है? वो ऊपर होता है, ठीक है। और बॉन्डिंग, इसके लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। तो यहां पर देखो बच्चे, ये N2 तक है, और इसमें जो है ऑक्सीजन से लेकर के Ne2 नियॉन तक का लिखा है। तो इसकी पूंछ खींच दो नीचे की ओर, यानी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग वाला। पहले यहां पे भी लिख दे रहा, ये पाई 2px है, और ये पाई 2py है, और ये सिग्मा 2pz है, ये पाई स्टार 2py है, और ये पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग 2px है, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz है। z जो होते हैं बच्चे वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। मैं बता चुका हूं कि z की ओवरलैपिंग जो होती है वो एक्सियल होती है, को एक्सियल होती है। तो जब भी sp या pp सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वो pz ही होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें सिग्मा 2s और फिर सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग 2s, और इसकी पूंछ नीचे खींचने का मतलब यह है कि सिग्मा 2pz नीचे आ जाएगा, और ये पाई 2px पाई 2py, ठीक है,
पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा 2pz ऊपर रहेगा ये। तो पाई 2px, और मेरे प्यारे बच्चों इनकी एनर्जी सेम है ना, जो ऐसे लिखा हुआ ये एनर्जी सेम है, ये सेम एनर्जी वाले हैं, ठीक है। पाई 2px, पाई 2py, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एनर्जी का ये तो बढ़ता हुआ ऑर्डर जा रहा है, ये बढ़ता हुआ ऑर्डर, ये बढ़ता हुआ ऑर्डर, ये बढ़ता हुआ ऑर्डर, यहाँ पे बराबर है, ये इक्वल है, फिर ये बढ़ता हुआ है, फिर ये इक्वल है, फिर ये बढ़ता हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आप समझिएगा ये ऑर्डर कैसे मैंने बनाया है, ठीक है। जब आप लिखेंगे तो ये यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन ये दोनों पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर ग्रेटर देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2pz। तो ये इस तरह से होता है बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं किसी स्पीसीज का जो हमको दिया रहता है, और इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इलेक्ट्रॉन भरते समय हम आबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है। आबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे आप एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को भरिए। हुंड क्या कहता है कि आप पहले क्या करिए, अगर दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी बराबर है तो पहले उसमें सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई कराइए, फिर उसमें डबल कीजिए, यही है। तो दो चीजों को हमको फॉलो करना होगा, क्या, हुंड्स प्रिंसिपल और अबाउ प्रिंसिपल। तो चलिए, ये दो अलग अलग कैटेगरी हो गई, एक हो गई लिथियम 2 से लेकर के N2 तक, और इनके आयंस मतलब N2 प्लस है, N2 माइनस है, जो भी है, और O2 से लेकर के Ne2 तक। तो पीछे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, O2 माइनस, F2 और H2 माइनस कह रहा है, और इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कह रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चे, अब क्या क्या निकाल सकते हैं इस वाले पूरे सीन से, क्या क्या निकाल सकते हैं आप, क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स और एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स। तो बीएमओ को मैं बीएमओ कर दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकल जाएगा, ठीक है। इससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हो। कैसे, म्यू इज इक्वल टू होता है अंडरवुड n प्लस 2, जहां पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आप बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बच्चे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मेरे फोटो के पीछे छुप जा रहा है, इसलिए इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फिर से। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बच्चे, आप और क्या क्या बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ आप बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर BO, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब आप बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखिए, अब O2 2 प्लस है, O2 2 प्लस है, तो O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब कितने बचे, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, ठीक है। तो भर दीजिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इस वाले में भरना है हमको O2 के लिए। तो 14 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, इसमें भरोगे 1 2 3 4, कलर चेंज कर लेता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 2 3 4 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए मैंने कैसे भरा, हुंड को फॉलो किया क्योंकि एनर्जी बराबर है दोनों की। 11 12 13 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन यहीं पर खत्म हो गए, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस कीजिए, अपॉन 2 कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा। तो ये डायमैग्नेटिक दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका निकालते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 है,
तो ये 10 हो गया माइनस, अब यहाँ पे देखिए 10 हो गया माइनस कितना करोगे, एंटी बॉन्डिंग वाले कितने हैं 2 2 4 -4/2, तो 10 में से 4 गया। तो बच्चों ये मेरे फोटो के पीछे छुप रहा है, इसलिए मैं फिर से इसको वहां कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, यहां से हटा दे रहा हूं। तो आप काउंट करेंगे तो 10 आपको क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको हम लोग लिखते हैं यहां पर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 10 - 4/2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, तो 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, 6 बटे 2 किया 3 आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। ये डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक। तो अगर कोई पूछता है कि क्या है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, म्यू इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपको पता चल गया पहला चीज। अब आते हैं हम लोग किस पे, O2 - 2 पे आते हैं। तो यहीं पर छोटा सा मैं बना देता हूं, 1 2 3 4, पूंछ नीचे खींचा था तो यहाँ 5 हो गया, 6 7 8 9 10, यही पे बता दे चलेगा, अच्छा रहेगा। स्टार बना दिया, ये स्टार है, ये स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग, ये स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये स्टार। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो आपको वो लिख सकते हैं कि सिग्मा -2, जैसे इसका हमने किया अभी O2+ का। तो O2+ में क्या था, सिग्मा 1s2 इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2s2 इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2s2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2pz2, ठीक है, इज ग्रेटर देन पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। तो ये बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आप इसको अलग से लिख सकते हैं, पूछा नहीं गया यहाँ पर, लेकिन अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है तो इस तरह से ऑर्डर में आप लिख सकते हैं O2+ का। ठीक है, O2+ का ये ऑर्डर आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए O2 में इसमें 16 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के हो गए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा माइनस के चार्ज में आ गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन। जरा भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है बच्चों, यानी 18 यहां तक पूरा भर गए, यानी ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा फिल्ड हो गया। तो पहली चीज तो डायामैग्नेटिक है क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और अगर बॉन्डिंग, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए तो कितना होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 2 4 2 6 2, सॉरी ये एंटी बॉन्डिंग में काउंट कर लिया गलती से, यही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं हाइलाइटर्स का यूज करता हूं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 क्या है इसके पास, 10 जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग वाले कितने दिख रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 एंटी बॉन्डिंग वाले दिख रहे हैं, 8 जो है वो एंटी बॉन्डिंग वाले भी दिखाई दे रहे हैं। तो 8 2 2 4 2 6 2 8 जो है, सो देयर आर 8 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर 2 to 4 and there are 10 bonding electrons. 10 bonding electrons are there and there are 8 anti bonding electrons. तो उसमें से हम लोग काउंट कर लेंगे, इसमें लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है, और बॉन्ड ऑर्डर 10 - 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, अपॉन 2 कर लोगे तो कितना आ जाएगा 1, ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू इक्वल टू 0 आ गया। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो आप भर देना, इसको बस नाम लिखना है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 इज ग्रेटर देन, और पाई स्टार 2px2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py2। तो इस तरह से आप इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जब बच्चों में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पूरा डिटेल डिस्कशन दूंगा। डिटेल डिस्कशन में होगा कि अगर आप मेरा क्वेश्चन, अगर मेरी जो क्वेश्चन की सीरीज आप जब भी देखते हैं, जब भी मेरा क्वेश्चन का वीडियो आप देखते हैं, या जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा क्या क्वेश्चन के लिए, तो आप ये समझ जाइएगा कि उसमें एक एक क्वेश्चन को सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ना मेरा काम नहीं होगा, उस पर डिटेल डिस्कशन करना काम होगा। तो जो बच्चे सीखना चाहेंगे वो यहाँ पे सीख लेंगे, और जो बच्चे को ये चाहिए कि सिर्फ आंसर वाला चीज रहे तो वो क्विज पार्टिसिपेट करें। क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको वहां पर क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, राइट। वहां पे आपको अपना
रैंक देखने को मिलेगा। लेकिन जब सीखना है तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, डिटेल में आना चाहिए। तो जब भी कोई भी टीचर क्वेश्चन डिस्कशन करता है, क्वेश्चन सिखाता है, तो वहां पर ये चाहिए कि उसके दाएं बाएं सब कुछ बता दिया जाए, जिससे कि उससे एसोसिएटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी आता है तो आप कर ले जाइए। तो अब यहां पर इसके बाद जब भी आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो आपको मैं ये पूरा चीज बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट क्या करेंगे आप, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब F2-2 है, F2-2 में 9 2 18 इलेक्ट्रॉन तो F2 के हो गए, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के हो गए, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन। आप जान लो ये पूरा भर जाएगा, जब पूरा 20 में पूरा भर जाएगा, और पूरा भरेगा तो 5 इसमें क्या है, 10, टोटल 10 ऑर्बिटल्स हैं, 2 जो है 10 ऑर्बिटल्स हैं, 6 जो है p वाले हैं, और 2 1s वाले हैं, और 2 जो है 2s वाले हैं। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है। तो F2-2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, आप खुद समझ सकते हो कि सारे बराबर हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी 5 है और एंटी बॉन्डिंग 5 है, सारे के सारे भर गए। 10 का मतलब 20 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सब भर गए, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, सीधी सीधी बात। और डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद फिर क्या होता है, H2- कह रहे हैं, H2 के 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन किसका, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाले का। तो H2 में भर दो, H2 तो है मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसी में खत्म हो जाएगा H2, ठीक ना। H2 तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए मेरे फोटो के पीछे छुप रहा होगा, तो मैं यहाँ पे इसको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा बच्चे, हाफ। अब देखिए हाफ आएगा, तो H2-1 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ, ठीक है। और इसका ये पैरा मैग्नेटिक होगा, पैरा, क्योंकि इसमें एक क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरा मैग्नेटिक होगा बच्चों। और पैरा मैग्नेटिक होगा तो म्यू कितना यहाँ पे है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 + 2 √n+2, तो कितना का बच्चे, √3, ठीक है बच्चों। तो ये इसका बोर मैग्नेटॉन, BM, बोर मैग्नेटॉन इसका जो होता है, बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। तो बच्चों फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर किसमें है, H2- के अंदर है। ये क्वेश्चन करना तुरंत करने वाला था, लेकिन मैंने क्या किया है, पूरा आपको डिटेल डिस्कशन कराया है, जिससे कि आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो जाए। तो हमने क्या सीखा इससे, कि अगर हम N2 तक हैं, Li2 से लेकर के N2 तक काम कर रहे हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा। और जब हम O2 से लेकर के Ne2 नियन तक जा रहे हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मैंने आपको बताया कि एक बिच्छू की तरह संरचना है, इसको क्या करो, पूंछ को नीचे खींच दोगे तो O2 और O2 के बाद वाला सारी चीजें बन जाएंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे आपको कोई डाउट होता है, आप मुझे तुरंत क्या करेंगे, मुझे तुरंत आप बताएंगे किस पर, कमेंट बॉक्स में। देखो बच्चे, आपका जो लाइव में जो आप लिखते हो ना, जब आप लाइव चैट पे लिखते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो वो मुझे मिलता नहीं है, वो रहता नहीं, परसिस्ट नहीं करता। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और वहीं पर मैं आंसर भी कर दूंगा, तो और बच्चों के लिए भी वो क्या होगा, वो बड़ा बेनिफिशियल होता है, और बच्चे भी उसको देख करके उससे लाभ लेते हैं, और आपको तो मिलता ही मिलता है, आपको तो मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। As the s character of hybrid orbital decreases, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, फटाफट जरा कर लीजिए इसको, आप लोग फटाफट करिए, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन ये है कि एज द एस कैरेक्टर ऑफ ए हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेज, तो एस कैरेक्टर के डिक्रीज होने से क्या होता है बच्चे, देखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। एस पी डी एफ ये पेनिट्रेटिंग पावर भी होती है, पेनिट्रेटिंग पावर यानी क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस ये होता है। अब क्या है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो एज द एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल डिक्रीजेस, एस कैरेक्टर कम होता जाएगा तो पूरा बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो देखो बच्चे, जब एस कैरेक्टर कम होगा किसी भी चीज का, जैसे मान लो ए है और ए से कोई लोग बी लोग लगे हुए हैं, बी, और यहां पर एक्स है और उस एक्स से बी लोग लगे हुए, ए और एक्स में बात करेंगे, अगर ए का इफ परसेंटेज एस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ग्रेटर देन ए, अगर एक्स में परसेंटेज एक्स परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ज्यादा खींचेगा और बॉन्ड एंगल क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड एंगल स्मॉल ए है और यहां पे बॉन्ड एंगल स्मॉल बी है तो ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा बच्चों। यानी अगर यहां पे क्या कर रहा है, एस कैरेक्टर अगर क्या हो रहा है, घट रहा है, एस कैरेक्टर घटेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगी। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल कम होगी, सही बात है, क्योंकि एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है किसी सेंट्रल एटम का, ठीक है बच्चे, किसी सेंट्रल एटम का। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल का, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो समझिएगा तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। ये मैं हो सकता है कि जो मैं बताया हूं ये इस परिप्रेक्ष्य में सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है। तो ये भी देखिए यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है, यहाँ पे 33.33% है, यहाँ पे 25% है। तो जैसे एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ बॉन्ड एंगल क्या हो गई, ज्यादा हो गई, यानी ये बात भी मैच करेगी और ये बात भी, यानी ये बात भी मैच कर रही है बच्चों इस क्वेश्चन के लिए कि यानी एस कैरेक्टर घटता है तो बॉन्ड एंगल घटती है। तो यहां पर भी दोनों जगह पे ये बात मैच कर गई, तो बात दोनों सही है, दोनों करेक्ट है। और यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात कर रहे थे, यही अगर सराउंडिंग एटम की बात करते तो बात कुछ दूसरी हो सकती थी, बात कुछ दूसरी हो सकती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर कोई गौर से समझना का प्रयास करेगा तो समझ पाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड ऑफ सराउंडिंग एटम, तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर बढ़ती है, अगर ये इंक्रीज करती है, तो बॉन्ड एंगल, अगर सेंट्रल एटम की इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, बॉन्ड वो अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा सेंट्रल एटम, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगी। अगर सराउंडिंग एटम की इसमें क्या है, सेंट्रल एटम की इंक्रीज कर रही है
एंड सराउंडिंग का क्या है, कांस्टेंट है। सराउंडिंग क्या है, कांस्टेंट। इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड सेंट्रल कांस्टेंट, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं इसको और थोड़ा क्लियरली साफ सुथरा लिख देता हूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, दोनों एक साथ चेंज करने का क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा, जो कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसमें और देगा, तब जाके आपको पूछेगा। तो यहां पर आप ये समझिएगा कि अगर सेंट्रल एटम और सराउंडिंग, तो यहां पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दो केस है। केस 1 में क्या है कि सेंट्रल एटम का इंक्रीज कराओ और सराउंडिंग का कांस्टेंट रखो, और केस 2 जो है सराउंडिंग का इंक्रीज कराओ, इंक्रीज या डिक्रीज कराओ, ठीक ना। सराउंडिंग का तो मैं यहां पे एक ही केस ले रहा हूं, इंक्रीज का केस ले रहा हूं, ठीक है। और सेंट्रल का क्या करो, कांस्टेंट रखो। सराउंडिंग एटम का क्या रखो, कांस्टेंट रखो इस केस में। तो बात समझिएगा, जैसे कि एग्जांपल दे लीजिए, यहां पे NH3 और PH3, ठीक है। तो अगर इसका X है और इसका Y है तो X इज ग्रेटर देन Y, और यहां पे NH3 और NF3, ये अगर X है और ये Y है तो X इज ग्रेटर देन Y, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा अपनी तरफ तो ज्यादा रिपल्सन करेगा, और फ्लोरीन अपनी तरफ खींचा रहेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो गई। और इस दोनों केस में डाइपोल मूवमेंट का भी यहीं पर चर्चा कर दे रहे हैं। डाइपोल मूवमेंट दोनों केस में, इसमें डाइपोल मूवमेंट जो होगा, देखो डाइपोल मूवमेंट के लिए क्या होता है, अब ये A है और ये B है मान लीजिए, तो A का ज्यादा होगा क्योंकि A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और सारे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक ना। ये खींच रहा है इधर की ओर, सब खींच रहे हैं, ये भी, और ये भी ऊपर की ओर दे रहा है, तो सब सपोर्ट कर रहे हैं। A का B से ज्यादा होगा। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चे, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, ये जो लोन पेयर होता है वो आउटवर्डली बाहर की ओर देता है। लोन पेयर हमेशा मूवमेंट आउटवर्डली बाहर की ओर देता है। यहाँ पे तो ये ऐसे खींच रहा है, यहाँ पे ये इधर खींच रहा है ना। तो A और B है, यहाँ पे देखते हैं, ये A है ये B है, तो आप देखिए B वाले में अपोजिंग हो रहा है, अपोजिंग डाइपोल मोमेंट लग रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, B वाला अपोज कर रहा है और A वाला बढ़ रहा था, यानी A इसमें ज्यादा होगा B से, ठीक है। तो ये डाइपोल मूवमेंट का भी मैंने आपको सिचुएशन बता दिया। डाइपोल मूवमेंट में भी देखिए NH3 यानी पहले वाले केस A में जो हमारा लोन पेयर है वो आउटवर्डली बाहर की ओर दे रहा है और नाइट्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहा है, और ये ट्राइपॉड स्टैंड की तरह होते हैं ये, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ट्राइपॉड है ऐसे। आप इसको 3 डायमेंशनली समझिएगा, 3 डायमेंशनली, और इसको ऐसे। तो इसका भी डाइपोल मूवमेंट इधर की ओर है ना, इसका भी इधर की ओर और इसका भी इधर की ओर, तो तीनों मिलकर के वेक्टर सम भी दे रहे होंगे ऐसे ऊपर की ओर, और इसका भी ऊपर की ओर, तो सब मिलकर के ऊपर की ओर दे रहे हैं। जबकि NF3 में देखिए ये जो ट्राइपॉड बन रहा है, बॉन्ड एंगल तो एक अलग चीज हो गई, और यहाँ पे F है, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। ऊपर वाले केस में क्या था, H था, यहाँ पे फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा और ये डाइपोल मोमेंट ऊपर की ओर देगा, तो ये अपोज कर रहा है, ठीक है, इसलिए कुछ कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह, दो तरह केस हमने देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2 केस देखा, केस 1 और केस 2, 2 केस हम देखे। और इन दोनों केस के लिए हम समझ रहे हैं, बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों केस के लिए किस तरह से हम करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अगर सराउंडिंग का और सेंट्रल एटम का दोनों का कैसे कैसे चेंज होता है, अगर सेंट्रल एटम का बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं मतलब,
तो और सराउंडिंग का कांस्टेंट रखते हैं, तब केस क्या होगा? अगर सेंट्रल एटम का सराउंडिंग का चेंज कर रहे हैं, सेंट्रल एटम का कांस्टेंट रखे हैं, तब क्या होगा? उस केस में बॉन्ड एंगल की बात हमने कर लिया। ये बॉन्ड एंगल की बात थी, बॉन्ड एंगल की बात थी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये हमारी किसकी थी? बॉन्ड एंगल की बात थी। ये बॉन्ड एंगल की बात थी, ठीक है। और यहां पे डाइपोल मोमेंट की बात थी। डाइपोल मोमेंट में देखिए किस तरह से ये अपोज, ये यहां पे क्या हो रहा है? इधर जा रहा है, इधर खींच रहा है और इधर खींच रहा है, और ये ऊपर जा रहा है NH3 केस में। और NH3 केस में सब सपोर्ट कर रहा है, तो सब सपोर्ट कर रहा है तो बढ़ जाएगा। तो ये डाइपोल मोमेंट केस है, ठीक। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन हमारा क्या था, उस पर आते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि द एस करेक्टर जो होता है बच्चे, हाइब्रिड ऑर्बिटल का डिक्रीज अगर हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का एस करेक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे? क्या बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा? अब हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो हाइब्रिड sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया। और आप जानते हैं sp का बॉन्ड एंगल कितना होता है? sp का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, इसका होता है 120 डिग्री, और इसका होता है 109.5 डिग्री। तो ये तीन बॉन्ड एंगल्स हम लोग इन जनरल जानते हैं। थोड़ा बहुत बॉन्ड चेंज डिपेंड करता है कि क्या क्या उस पर लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो ये भी एक बात आती है कि मान लीजिए sp3 है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, लेकिन वहां ये प्योर sp3, यानी अगर हम CH4 की बात करें तब यही CCl4 ले लेंगे आप, या यही आप यहाँ पर CH3 ले लेंगे तो बात बदल जाएगी, क्योंकि वहां पर बल्कि एटम होने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। तो एक जनरल क्राइटेरिया हम लेके चलेंगे कि 109 डिग्री के आसपास एंगल है, 180, 120 और 109। sp क्या है? वो दो ही ऑर्बिटल हैं, वो 180 डिग्री पे है। तो जैसे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घट रही है। ये पहली बात क्या है? करेक्ट है। दूसरी बात आती है द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये बात गलत है, क्योंकि जैसे जैसे एस करेक्टर घटेगा, एस करेक्टर जो होता है बच्चों, एस की वजह से एस जो है बहुत पेनिट्रेटिंग है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ छोटी होती आती है, क्योंकि क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, यानी एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियस से क्लोजनेस बढ़ती है। इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाता है। आर यू गेटिंग दिस? तो बॉन्ड लेंथ, तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो होता है बच्चे, एस करेक्टर जैसे जैसे क्या होगा? बढ़ेगा, तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इससे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी, यानी स्ट्रेंथ क्या होती है? जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उल्टा मैंने लिख दिया था, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। समझा तो रहा हूं बिल्कुल सही से, लेकिन लिख दिया हूं थोड़ा गड़बड़, तो इसको सही कर देता हूं, ठीक है। तो आप समझिए, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तो लेंथ के GTH, ठीक है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर H जो है GTH, हाँ, अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर घट रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल का एस करेक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब एस कम हो रहा है, बाकी लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें पी करेक्टर और लोग का करेक्टर बढ़ रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो जैसे एस करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल का डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। तो ये बात गलत हो गई, सेकेंड वाली। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, करेक्ट। साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ऑर्बिटल की साइज बड़ी होती जाएगी। तो अब आप खुद सोचिए, एस की साइज छोटी है, एस का करेक्टर कम हो रहा है, तो और ऑर्बिटल क्या है? बड़े हैं, तो ऑर्बिटल की साइज तो बड़ी होनी होनी। तो कितने प्यार से डिस्कशन हुआ, मजा आता है मुझे भी ये सारे क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस करने में। सिर्फ आंसर बता देना अगर बात होती तो बुक में आपके आंसर, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर पीछे लिखा है, ऑप्शन लिखा हुआ है।
तो ऑप्शन और क्वेश्चन और आंसर को बता देना, ये पढ़ाई नहीं होगी मेरे ख्याल से। पढ़ाई होती है कि उस पर डिस्कशन करके सारी बातों का, बात का पूरे बाल का खाल निकाल दिया जाए। और बाल का खाल का मतलब होता है कि पोस्टमार्टम। तो हम लोग एनसीईआरटी पोस्टमार्टम सीरीज ही तो कर रहे हैं, एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम सीरीज कर रहे हैं। तो आई एम डूइंग द पोस्टमार्टम फॉर यू। तो पहले हम एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पे पोस्टमार्टम करके एक एक बात निकालते हैं, एक एक बात निकालते हैं। कोई बात बचती है क्या? कोई बात बचती है तो कमेंट में लिखना बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Which of the following compound have same number of lone pairs with the central atom, with their central atom? बताइएगा। आप लोगों को 2 मिनट देता हूं मैं काम करने के लिए, बताइए। क्वेश्चन क्या है समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव द सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स विद देयर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर सेम नंबर ऑफ लोन पेयर किसमें किसमें है? बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, मैं देखता हूं। और फटाफट इसका जवाब दीजिए मुझे। और आसान क्वेश्चन है, मैं कई बार करा चुका हूं। तो उससे देखिए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मैंने आपको निकालने का तरीका बताया है। तो यहाँ पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। जब भी आपको बॉन्ड पेयर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, एकदम देखते ही बता देंगे। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, चाहे वो जो भी हो, सराउंडिंग एटम चाहे वो जो भी हो, चाहे जितने भी डबल बॉन्ड, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इट फॉर्म्ड टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितना बॉन्ड बना रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। दैट इज डबल बॉन्ड बना रहा है और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इससे मतलब नहीं। कितना नंबर ऑफ कितना सराउंडिंग एटम है, बस वही, उसी से मतलब। जैसे यहाँ पे तो फ्लोरीन दिया हुआ है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी होगा तो कोई मतलब नहीं, वही होगा। लोन पेयर कैसे निकालेंगे? लोन पेयर के लिए देखते हैं बच्चे, सेंट्रल एटम आप लिखिए। सेंट्रल एटम, आपका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप लिखिए चारों तरफ। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए। और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग एटम्स की भूख शांत कीजिए। भूख मतलब उनको कितना चाहिए, सराउंडिंग एटम्स को दीजिए, ठीक है। तो जितने जितने बचते हैं रिमेनिंग, उसका वो पेयर चाहिए आपको, पेयर पूछता है तो जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वही उसको डिवाइड कर दिए 2 से, वही इसके पेयर हो जाएंगे, है ना। तो इतना तामझाम भी करने की जरूरत नहीं है। तो समझाने के लिए मैंने कहा कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, वो सराउंडिंग एटम को कितना उसको देना है वो दे दीजिए, और बाकी जो है वो पेयर। देखिए यहाँ पर जैसे XE है, XE है, तो बॉन्ड ऑर्डर सॉरी बॉन्ड पेयर साफ साफ दिख रहा है 5, क्योंकि F5 है, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 3,
पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं? 2। और ट्रिपल मिथाइलिन का मतलब होता है बच्चों कि CH2 थ्राइस, ठीक है, ट्रिपल मिथाइलिन बोलते हैं, CH2 थ्राइस। जो अभी इस पर इसके स्ट्रक्चर को भी मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। अभी देखिए यहां पर XE, अब जरा देखिए आप लोग निकालिए XeF5 पर कितना वो होगा, कितना लोन पेयर आएगा। तो XE पर, XE जो है ज़ेनॉन है, उसके पास कितने उस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा बताइएगा कितने होते हैं बच्चों? एट, यस, वेरी गुड, 8 होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितने सराउंडिंग एटम हैं और उनको कितनी की भूख है? सराउंडिंग एटम कितने बच्चों? 5, 1, और सबको 1-1 की भूख है। 2 3 4 5, ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, 5 खत्म हो गए। और एक माइनस चार्ज भी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस की वजह से भी आएगा, ठीक है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस की वजह से भी आएगा। तो आपका देखिए 1 पेयर ये बच गया, 1 पेयर ये बच गया, तो 5 हो गए बॉन्ड पेयर हो गए 5, और लोन पेयर हो गए 2। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए बच्चों? 7। और 7 के लिए जो अरेंजमेंट होता है, मैं बार बार आपको बताया हूं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यानी इलेक्ट्रॉन का बेसिक अरेंजमेंट क्या होगा। तो 7 के लिए बेसिक अरेंजमेंट होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। और उसमें से भी 2 अगर लोन पेयर आते हैं तो 2 लोन पेयर कहां आएंगे? एक्सिस पर आएंगे लोन पेयर। सिर्फ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर आते हैं कहां पर? इक्वेटोरियल प्लेन पर आते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पे। उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर बाइपिरामिडल, तो स्क्वायर बाइपिरामिडल पे लोन पेयर आते हैं एक्सिस पे। इसके बाद आता है हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जिसमें भी लोन पेयर हमारे एक्सिस पर ही आते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 लोन पेयर एक्सिस पर आएंगे तो पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा किसका? XeF5 का। तो मैं आपको बता दूं कि कई सारी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कई सारी चीज डिस्कस कर लिया। तो अगर आप लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पता चेक कर लेते हैं तो आप क्या क्या पता कर लिए? और लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू होता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आप पता कर लेते हैं तो आप 2 चीज पता करते हैं, बेसिक ज्योमेट्री पता करते हैं, बेसिक अरेंजमेंट यानी बेसिक ज्योमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या पता कर पाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन पता कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में ही रहेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आप पता कर पाते हैं, ठीक है ना। तो और लोन पेयर आपको पता अगर है, लोन पेयर पता है तो इससे आप शेप बता सकते हैं, शेप। जैसे अभी हमने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 2 थे, टोटल थे 7। इसके लिए जो बेसिक अरेंजमेंट होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो होता है वो होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यानी कुछ इस तरह से, जैसे XeF5 है, तो अभी हमने चूंकि पेंटागोनल बाइपिरामिडल की बात किया, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, एक पेंटागन होता है, एक पेंटागन होगा, एक ऊपर एक होगा एक नीचे होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका एक पेंटागन हो गया, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से हो गया। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल हम स्ट्रक्चर इस तरह से महसूस कर सकते हैं। और जब इसमें लोन पेयर आएगा, XeF5 माइनस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि XE सेंट्रल पे होगा और 5 इसके जो 5 जो हमारे फ्लोरीन एटम्स हैं वो लग जाएंगे 5 इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और लोन पेयर जो है वो एक्सियल पोजीशन पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर,
प्लेनर। ठीक है बच्चों, तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बेसिक अरेंजमेंट कहता है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, और अगर वो शेप कहता है या ज्योमेट्री कहता है तो वो होगा पेंटागोनल प्लेनर। तो बहुत शानदार बात है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछा था कि जिसमें सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स हो, और मैं कहां कहां आपको घुमा दिया। ठीक है, तो कहां कहां घुमा दिया? तो वो बच्चे जो सीधे डायरेक्टली आंसर चाहते हैं वो बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट करें, और जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो क्वेश्चन के डिस्कशन वाले वीडियोस पर आएं और लाइव क्लासेस में आएं। जो बच्चे दोनों चाहते हैं तो उनका स्वागत दोनों पर है। ठीक है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट सिर्फ आंसर पे नहीं कूदेंगे, यहां पे पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। तो विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव सेम नंबर ऑफ लोन पेयर विद देयर सेंट्रल एटम। तो यहां पे देखिए लोन पेयर इसमें तो 2 हो गए। BrF3 में बात करेंगे तो Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो 17th ग्रुप में है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रुप में है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये भी नहीं जान रहे होंगे कि Br के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आप समझिए बच्चों कि ग्रुप ब्रोमीन जो है वो P ब्लॉक में आता है। P ब्लॉक क्या होते हैं? राइट साइड वाला जो पूरा पीरियोडिक टेबल में है वो P ब्लॉक है, और P ब्लॉक वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में आता है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं तो। और सारे हमारे जो नॉन मेटल्स हैं जैसे ये सब हेलोजेंस हैं, ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, ये सब P ब्लॉक के हैं। ठीक ना, तो ब्रोमीन जो है 17th ग्रुप में है, और P ब्लॉक में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है ग्रुप नंबर -10। जैसे ब्रोमीन 17th ग्रुप में है तो ग्रुप नंबर 17 हो गया, -10 कर दोगे तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन 13th ग्रुप में है, तो 13 - 10 करोगे तो 3 उसके पास आएंगे, और 3 होता है बोरॉन का क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम उसी के नीचे आता है उसी ग्रुप में, तो उस ग्रुप में अब एक और इंपॉर्टेंट बात, उस ग्रुप के सबका यानी उस पर्टिकुलर ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होगा। तो 17 अगर हमारा है तो 17 के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 7 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 ग्रुप के, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका 7 होगा। तो ब्रोमीन का यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। F3 है। अब सराउंडिंग एटम क्या है? फ्लोरीन है। उसको भूख कितने की है? 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन खा जाएगा। बहुत लेमैन तरीके से बताता हूं, बहुत लेमैन तरीके से बताता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए BrF3 तो 3, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन मैं कम बनाया हूं, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम बनाया हूं तो इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूं। तो यहाँ पे 1 पेयर ये बन गया बच्चे, 1 पेयर ये बन गया। तो आप देखिए 7 इलेक्ट्रॉन टोटल दिख रहे हैं ब्लैक वाले, ठीक ना। तो 2 लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर हो गए आपके पास 2, यहाँ पे भी लोन पेयर 2 हो गए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेम नंबर ऑफ लोन पेयर कौन कौन से हैं? तो पहले वाले में भी क्या 2, दूसरे वाले में भी क्या 2। ठीक है बच्चों, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तीसरे वाले में देखते हैं तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। 4th ऑप्शन डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले वाले में 2 लोन पेयर दिख चुके हैं, क्योंकि 2 लोन पेयर पहले वाले में क्या था? XeF5 माइनस था, या और वहां पे माइनस था, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन Xe के और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 9 इलेक्ट्रॉन। 9 में से 5 गया, बचा 4 का मतलब 2 पेयर्स है ना, 2 पेयर ऑफ लोन पेयर थे फर्स्ट में। अब सेकंड में हमारे पास कितने हैं? इसमें भी 2 पेयर हैं, लोन पेयर 2 पेयर हैं। चलिए आगे चलते हैं। XeF2 में Xe आपका फिर आ गया, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन की भूख, 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है, 1 इलेक्ट्रॉन की भूख है, और उसको 2 फ्लोरीन को बांटना है, तो 2 इसके पास हो गए क्या बॉन्ड पेयर, पहले लिख दिया हूं, और 3 लोन पेयर है, यानी ये ऑप्शन गलत है। तो आप ऑप्शन देख करके ही समझ जाएंगे कि ऑप्शन कौन सा आ रहा है करेक्ट, यानी थर्ड नहीं है, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें फर्स्ट और सेकंड एक ही ऐसा ऑप्शन है सी जिसमें फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, ट्राई मिथाइलिन होता है CH2 होल थ्राइस। ठीक है, ट्रिपल मिथाइलिन जो होता है CH2 होल थ्राइस, तो ये पहले ही आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको यहीं पे पहले डिस्कार्ड कर देंगे, और यहां पर आपके पास क्या है, ये चीज जो है आपका ऑप्शन मिल गया। तो इस तरह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमने किस तरह से निकाला और किस तरह से उनका हम बेसिक अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो बेसिक अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको बेसिक अरेंजमेंट आता है, पूछता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि 7, अगर टोटल 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, टोटल 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टोटल 6 है तो स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है,
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोन पेयर जब कब आते हैं, देखिए सिर्फ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, यानी 5 वाले केस में लोन पेयर आते हैं क्या, कोने, किस पे, कोने पर, है ना, यानी इक्वेटोरियल प्लेन के कोनों पर आते हैं। तो उसके बाद जो स्थिति है 6 वाले की, यानी स्क्वायर बाइपिरामिडल की, उसमें क्या होंगे, एक्सिस पर आएंगे, ऊपर और नीचे लोन पेयर आते हैं पहले, ठीक है। पहला लोन पेयर भी क्या कहाँ आएगा, एक्सिस पे आएगा, दूसरा लोन पेयर एक्सिस पे आएगा, और तीसरा लोन पेयर आता है तब वो और जगह पे आ जाएगा, लेकिन जो 2 एक्सियल हैं पहले उस पर आएंगे। इसके बाद 7 का अरेंजमेंट, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट था वो था पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल में भी पहले लोन पेयर कहाँ आते हैं, एक्सिस पे आते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड्स in which both have different hybridization but have same molecular geometry. Different hybridization but have same molecular geometry. तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। सेलेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड्स इन विच बोथ हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो बट सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। देखिए कितना अभी मैंने क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया इसके पहले, तो कितना शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हो बट सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। देखिए डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अलग अलग होनी चाहिए। टोटल, आपको मैंने बताया है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यही जो है हाइब्रिडाइजेशन को बताता है। और यही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को बताता है। अरेंजमेंट और लोन पेयर आने की वजह से शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या केवल ज्योमेट्री भी कह सकते हैं बनती है। शेप चेंज होता है, मतलब वो बेसिक अरेंजमेंट अलग बात हो गई, वो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करेगा, वही हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, यानी टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलाकर जिसमें सेम नहीं होंगे उसमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा, राइट, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा। तो सेलेक्ट द पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच बोथ हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन लेकिन सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम हो। चलिए चेक करते हैं।
BF3 बोरॉन है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें बॉन्ड पेयर, अच्छा देखो बॉन्ड पेयर साफ साफ दिख रहा है कितना 3, क्योंकि सराउंडिंग एटम के बराबर होते हैं। लोन पेयर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन थे बोरॉन के। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जानना कि बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये सब आपको आना चाहिए, रिफ्लेक्स में आना चाहिए, या आपके रिफ्लेक्स में आना चाहिए तड़ातड़। अगर रिफ्लेक्स में नहीं आएगा तो आप ये मुश्किल में पड़ जाओगे। बोरॉन आपके किस ग्रुप का है, 13 ग्रुप का है। रिफ्लेक्स में आना चाहिए कि बोरॉन 13 ग्रुप का है, 3 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई चार्ज नहीं है इसलिए कुछ और नहीं। और फ्लोरीन इसके आउटर, फ्लोरीन जो है इसका सराउंडिंग एटम है जिसको 1-1 इलेक्ट्रॉन की भूख है। तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। चलिए आगे चलते हैं, ब्रोमीन की बात करते हैं। ब्रोमीन 17 ग्रुप का है, 1 2 3 4 5 6 7 होंगे। 3 फ्लोरीन 1-1 इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, यानी बॉन्ड पेयर साफ साफ दिख रहा है 3, और लोन पेयर साफ साफ दिख रहा है बच्चों कितना, 1 पेयर ये बच्चा, 1 पेयर बच्चा। बच्चों इससे आसान तरीका कुछ है ही नहीं, 2। ठीक है, अच्छा इसका देखिए ये 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है बच्चों, जिसमें लोन पेयर कहां आएगा, ये 3-2 का मतलब कि 5 का मतलब ट्राइगोनल, ये इसका बता रहा हूं, इसका मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रहा होगा। अब लोन पेयर यहां पर आ गए, किस पर आएंगे, इक्वेटोरियल पे आएंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि टोटल 5 के लिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें लोन पेयर इक्वेटोरियल पर आते हैं, न कि एक्सियल पर। एक्सियल पर नहीं आकर के इक्वेटोरियल पे आते हैं, तो टी शेप बन जाएगा, ये टी शेप होगा। और ये कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कौन, BF3। तो ये तो इनका हाइब्रिडाइजेशन तो अलग अलग है ही, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये sp3d होगा, क्योंकि 5 हैं टोटल। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं यहां पे दे रहा हूं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। तो BF3 और BrF3 के बारे में हमने यहां पर बात किया। अब ICl2- और BeCl2 की बात करते हैं। ICl2-, मैं अगला पेज पर आता हूं, ICl2- और BeCl2 की बात करते हैं। तो देखिए बॉन्ड पेयर ICl2 है और BeCl2, बॉन्ड पेयर साफ साफ दिख रहा है 2, इसमें भी बॉन्ड पेयर दिख रहा है 2, क्योंकि सराउंडिंग एटम 2 हैं दोनों में। चलिए लोन पेयर की बात करें तो I के पास 1 2 3 4 5 6 7, और एक और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज की फॉर्म में आया है तो 8 कर दे रहे हैं। क्लोरीन को 1-1 इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्लोरीन का 2 बॉन्ड पेयर के फॉर्म में खत्म कर दिया। बचते हैं 1 पेयर ये, 1 पेयर ये, और 1 पेयर ये, 3 पेयर बेटा बच गए। तो इसमें कितने हो गए, इसमें लोन पेयर कितने हो गए बच्चों, लोन पेयर हो गए 3, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, टोटल कितने हो गए 5। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका होगा बेसिक ज्योमेट्री, इसकी बेसिक अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट। इसका शेप क्या होगा बच्चों, शेप अब मैंने बताया आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसा होता है, और लोन पेयर कहां आते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऐसा होता है इस तरह से, और लोन पेयर कहां आते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर, ठीक है ना। तो ये लीनियर हो जाएगा, I यहां पर रहेगा, Cl यहां पर, Cl यहां पर, तो ये लीनियर। तो ये शेप क्या हो गया, लीनियर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर हो गया शेप, ठीक है। और BeCl2 के बारे में बात करें तो BeCl2 का बॉन्ड पेयर 2, और BCl देखिए यहां पर बेरिलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो यही ऑप्शन भी आपका है। ये भी क्या हो गया, इसका 2 हो गए, इसमें बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0, ठीक है। इसका sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन अलग अलग है, और इसका शेप क्या है, लीनियर। तो मेरे प्यारे बच्चों BeCl2 और ICl2- दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों की, ज्योमेट्री दोनों की सेम है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों की सेम है, यानी शेप लीनियर है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कह लो या फिर शेप कह लो, मैंने बताया यहां पर। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कर लीजिए या शेप कर लीजिए, दोनों की सेम है, और हाइब्रिडाइजेशन या और बेसिक अरेंजमेंट दोनों का अलग अलग है, या ये कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के अलग अलग हैं। बाकी आगे भी आप ट्राई कर सकते हैं, BeCl3 और PCl3। तो BeCl3 बेरिलियम के पास बच्चों 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है,
तो तीसरा इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो ये खत्म हो गया। PCl3 के पास हो सकता है 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, तो इसके पास 3 क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन खा लिया, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर बचा, तो sp3 होगा इसका, ठीक ना। 3 बॉन्ड पेयर कितने 3, और लोन पेयर कितने हो गए बच्चे 1, टोटल हो गए 4, हो गए क्या sp3। और इसका बेसिक ज्योमेट्री जिसका जो शेप होगा वो क्या होगा, शेप क्या होगा बच्चे, शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक। PCl3 और NCl3 दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों का ही sp3 होगा और ट्राइगोनल पिरामिडल, आप इसका निकाल सकते हैं। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज दिस B, ICl2 माइनस एंड BeCl2। ICl2 माइनस और BeCl2 ये जिनका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है और इनका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम है। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द स्टेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन एटम इन बोरिक एसिड आर रेस्पेक्टिवली। बताइएगा। बोरान है 13 ग्रुप का जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 हाइड्रोजन है 3 ऑक्सीजन है। आप समझ सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। बोरान सेंट्रल एटम होगा जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन का वो शेयरिंग कर सकता है। मैंने आपको शेप बनाने का तरीका बताया था। हाइड्रोजन को जहां तक हो सकता है हम कहाँ रखते हैं, ऑक्सीजन के बाद रखते हैं, ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है अगर वो बाइवेलेंट है तो जैसे ऑक्सीजन उस पर रखते हैं। फास्फोरिक एसिड्स जो होते हैं हमारे पास, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, उसमें अगर ऑक्सीजन या कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन कम है और हाइड्रोजन ज्यादा है तब वो डायरेक्टली जुड़ सकता है सेंट्रल एटम से, बशर्ते सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हों। तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग। बोरॉन जो है बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं। ऑक्सीजन आएगा, अपना ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीजन 2 लोगों के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक तो बोरॉन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसीलिए मैंने हाइड्रोजन के साथ यहां पर बनाने के लिए एक वैलेंसी और दिखा दिया। तो ये BOH और BOH, H3BO3 इस तरह से बनेगा। कह रहा था स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन एटम इन बोरिक एसिड। तो बोरॉन का sp2 साफ साफ दिख रहा है क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर 0 है, तो बोरॉन का साफ साफ sp2 दिख रहा है। ऑक्सीजन का देखोगे तो 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। अगर ऑक्सीजन का देखा जाए तो 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 और ये 2 6 उसके थे जो कि अब शेयर करके 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए हैं। तो ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर यानी टोटल 4, तो sp3 होगा। तो बच्चे ऐसे समझना है इसको, बहुत आसान था। देखिए यहाँ पे जैसे बोरॉन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का
एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहां पे हो गया। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर हो गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ये हो गया। अब ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 2 2 4 और 5 6। ऐसे ही यहां पर भी, ऐसे यहां पर भी। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 2 2 4 5 और 6, है ना। तो sp3 हाइब्रिडेशन इसका होगा, क्योंकि इसके पास 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 4 का मतलब sp3, ठीक है। sp1 p2 p3 ऐसे काउंट कर सकते हो। 4 पेयर मतलब sp1 p2 p3 sp3। तो sp2 एंड sp3 यही होंगे रिस्पेक्टिवली। आंसर इज दिस। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following compound would have significant intermolecular hydrogen bonding? intermolecular hydrogen bonding significant, अच्छा खासा है। intermolecular hydrogen bonding उनके बीच में होगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि ये 3 बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, और इनसे अटैच उस पर हाइड्रोजन पर अच्छा खासा है, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बहुत शानदार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं अपनी तरफ, बहुत तगड़ा खींचते हैं, बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रांगली खींचते हैं। और इनके क्लोजली अटैच्ड अगर क्या हो, या तो फ्लोरीन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो नाइट्रोजन हो, या तो फ्लोरीन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो नाइट्रोजन हो, या तो फ्लोरीन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो नाइट्रोजन हो, इन तीनों से कोई भी हो, तो इससे वो इंटरेक्शन दिखाते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। बहुत रेयरली क्लोरीन में शो करता है, रेयरली जो है क्लोरीन में शो करता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, HF, CH3OH, N2O4 और CH4। तो HF और N2O4, H के पास पार्शियल और N2O4 है, यानी N, यहां पे देखिए, समझिएगा, किसके पास सिग्निफिकेंट, अच्छा खासा क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो F और H और N2O4 में NO, ठीक है। ये तो N2O5 मैंने बना दिया ना, तो इसको N2O4 बना देते हैं, N को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, ठीक है। N2O5 जो होता है, जो पहले जो बना रहा था, वो N2O5 होता है। इसमें कह रहा है कि इसके बीच में अच्छा खासा सिग्निफिकेंट बन सकता है, मतलब दिख रहा है, बन सकता है। चलो और देखते हैं, कह रहे हैं कि HF, CH4 और ये तो गलत बात है, CH4 तो बनाएगा ही नहीं। HF और CH3OH ये बन सकता है, F और H और CH3O और H, ठीक ना, ये है। तो इस O का, या तो इसके इस O से कर लो, या तो H से कर लो, एक ही बात है। तो यहां पर ये देखिए बच्चों, इसका H यहां पर है, तो ये इस O के साथ कर सकता है, ठीक है। यानी थर्ड ऑप्शन भी कुछ लग रहा है कि हो जाएगा, और CH3OH और CH4 ये तो नहीं होगा। अब देखिए, सिग्निफिकेंट पूछ रहा है, HF और N2O4। अब एक बात यहां देखनी पड़ेगी, देखिए ये ऑक्सीजन, अब यहां पे देखिए FH इसमें भी है, FH इसमें भी है, ठीक है। यानी A और C में लड़ाई चल रही है, तो इस लड़ाई में कैसे कौन जीतेगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। दोनों में फ्लोरीन वाला H यानी ये कॉमन है। अब इसका ऑक्सीजन और इसके ऑक्सीजन में देखना है। अब देखो बच्चे, इसके ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन। ये भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो खींचेगा, यानी इस पर जो पार्शियल नेगेटिव आ रहा है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी खींच रहा है। लेकिन इसमें कार्बन है, इस पर पार्शियल नेगेटिव बहुत तगड़ा आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यानी यहां का जो पार्शियल पॉजिटिव है H वाला, ये तो सेम है दोनों केस में, यानी H प्लस पे ये जो दोनों सेम है, लेकिन ऑक्सीजन वाला जो डेल्टा माइनस है वो किसमें ज्यादा है, इसमें कहीं ज्यादा है, इसमें है तो, लेकिन थोड़ा उसके कंपैरिजन में कम है।
तो क्वेश्चन हमारा रिलेटिव होता है, क्वेश्चन हमेशा बच्चों रिलेटिव होता है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में ही किसी में हो रहा है तो किसी में नहीं हो रहा है। ऐसा वैसा किसी में हो रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है ना। किसी में 100, मान लो किसी में यूनिट 100 से हो रहा है, किसी में यूनिट 80 से हो रहा है, किसी में कोई चीज यूनिट 50 से हो रहा है। सब में पॉजिटिव तो है लेकिन क्या है, रिलेटिवली कम। तो यहां पर देखेंगे तो निगेटिव चार्ज जो हमारा ऑक्सीजन का है, किसमें, इस वाले केस में, नीचे वाले केस में, वो कार्बन से जुड़ा होने की वजह से उस पर निगेटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है। और उसमें नाइट्रोजन की जुड़े होने की वजह से निगेटिव चार्ज आ तो रहा है ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या कर रहा है, ताकत लगा रहा है। तो निगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, द पार्शियल निगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन इज लेसर। क्वेश्चन इसको लिख दे रहा हूं, द पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेल्टा माइनस over the oxygen atom in CH3OH is higher than N2O4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपने क्वेश्चन एंजॉय किया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ए और सी में लड़ाई थी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आई होप ये क्वेश्चन आपने एंजॉय किया होगा। सो मेनी थैंक्स कि आपने ये क्वेश्चन ज्वाइन किया मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। कौन सा डायग्राम जो है इसमें लुईस डायग्राम गलत है, कौन सा डायग्राम यहां पे गलत है बच्चों, ये बताना है। कौन सा डायग्राम गलत है। ये Cl है, ये NaOCl है। कौन सा डायग्राम इज या आर गलत है। ये बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, देखिए क्लोरीन वाला ये है ना, ये सही है। ये आपका क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कौन सा गलत है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो CCl4 में ये तो सही है, CCl4 ये सही डायग्राम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। NH2 में भी 3 1 2 3 4 5 ये भी सही है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में 3 4 5 ये भी सही है, ठीक है। ये NH2 हाइड्रोजन, ये भी करेक्ट स्ट्रक्चर है। ये है NH4 होल ट्वाइस S, ठीक है, NH4 होल ट्वाइस S। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 माइनस चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, इससे ले लिया है, तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सही है, करेक्ट है। और नाइट्रोजन ने क्या किया है, अपना लोन पेयर पार्टिसिपेट दे दिया है हाइड्रोजन को, इसलिए इस पर प्लस आ रहा है, ये प्लस चार्ज है। और 2 आयन से, ये भी सही है, ये इंटरेक्शन में है। NaOCl, ये NaOCl है, ठीक है। तो यहां पर ये जो NaOCl है ये आयनिक फॉर्म में होता है, यहां बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो यही गलत है। ये आयनिक होता है NaOCl, Na प्लस और OCl माइनस, तो यही गलत है यहां पर। तो लुईस डॉट जो डायग्राम है वो बाकी तीनों सही है, ये ए वाला गलत है। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी in the question and discussion problems and discussion of the NCERT made super easy series, NCERT postmortem series। तो देखिए NCERT postmortem series का एक पार्ट ये भी होगा कि हम लोग क्वेश्चन को एकदम इसका पोस्टमार्टम कर डालें और एक एक बाल का खाल निकाल करके बहुत सारा डिस्कशन करें, ठीक है ना। तो ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का हमारा ये एक क्वेश्चन का डिस्कशन था। इसके बाद एक और आपको पार्ट मिलेगा डिस्कशन का, उस एक पार्ट और के बाद सारा क्वेश्चन का जो मैं आप लोगों के लिए बनाया था वो यहाँ पर वो खत्म होगा, लेकिन क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा। तो क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए खूब अच्छे से, और पार्टिसिपेट करने के बाद आपको जो मजा आएगा, जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो आप उसको समझेंगे और उसका आनंद लेंगे। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिले, आपका रैंक ना आ पाए, आप अच्छा परफॉर्म ना कर पाइए, लेकिन बच्चों निराश नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल हार नहीं मानना है, ठीक है। हिम्मत से काम लेना है, और हिम्मत रहेगा तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है बच्चों। तो
वीरता दिखलाओ मेरे बच्चों, वीरता, ठीक है। जो उद्दंड बालक तुम लोग हो, वीरता दिखलाओ। तो वीरता दिखलाओ और लगे रहो क्विज के साथ, और क्विज में लगे रहोगे तो जरूर धीरे धीरे सही लेकिन सफलता मिलेगी। और अपने रैंक को देखते जाओ, मेहनत बढ़ाओ। शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव करना यानी ऑस्ट्रिच बिहेवियर नहीं करो। अपने आप को छुपा के रखोगे तो सफलता तुमसे, तुम्हारे पास ऐसा नहीं कि तुम देख नहीं रहे हो तो तुमको उस खतरे का अंदाजा नहीं मिल रहा है। शुतुरमुर्ग जो होता है, जो ऑस्ट्रिच होता है, जब वो शिकारियों को देखता है तो अपना जो फेस होता है, अपना जो सर होता है, वो रेत में छुपा लेता है, रेत के अंदर छुपा लेता है। तो उसको लगता है कोई मुझे देख नहीं पा रहा है, तो एक्चुअली वो नहीं देख पा रहा, वो मूर्खता करता है और शिकारी तो उसको देख ही रहे होते हैं और वो उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो आपको वो बिहेवियर नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, अगर आप सोचते हैं कि हम टेस्ट नहीं देंगे और अपने आप को छुपा लेंगे तो टेस्ट आपका पीछा छोड़ देगा, ऐसा नहीं है, आप एग्जाम में फेल कर जाओगे। इसलिए क्विज आपका टेस्ट है और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और लगातार उसमें अपने टाइम को देखिए। टेस्ट पेपर देना और क्विज में बड़ा डिफरेंस है। क्विज क्या है, आप एक साथ बहुत सारे बच्चे बैठ रहे हो और टाइम बाउंडेशन है, उसमें आपको टाइम लिमिट में ही सोचना है। जब हमको पेपर मिलता है तो हम टाइम लिमिट में वहां पर बदलते नहीं है, वहां पे बांधते नहीं है अपने आपको टाइम लिमिट में, और हम गलती करके आ जाते हैं वहां पर। ये जो क्विज है ये आपको टाइम लिमिट में बांधना सिखा रहा है और इससे आप बहुत ज्यादा टाइम के पाबंद बनेंगे और क्वेश्चन को बहुत तरीके से, बहुत ही अच्छे से करने का सोचेंगे और एक तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, ठीक है ना। जो टाइम वेस्टिंग होती है, ईगो अप्रोच होता है कि मुझसे ये क्वेश्चन होगा कैसे नहीं, ये वाले अप्रोच से भी धीरे धीरे आप बच जाएंगे। यानी आपको तरीका पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन करते हैं और कैसे अप्रोच करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोबारा हम लोग अगले लेक्चर में अपने। वो लाइव भी हो सकता है, वो हमारा रिकॉर्डेड भी हो सकता है, लेकिन आनंद दोनों जगह आएगा उतना ही। और अपने आप डाउट्स को और अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।